तो दोस्तों ये है माय सर्जी वेबकास्ट सीजन 2 और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सर्जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysearchi.com पे अवेलेबल माय सर्जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysearchi.com और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर्जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysearchi.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। तो बेस्ट ऑफ लक। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रशांत हेमनानी, जो डायरेक्टर एंड हेड फैकल्टी हैं ग्लोबलाइजर इंदौर में, जो इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइजरी के क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था है। प्रशांत जी ने ग्लोबलाइजर की स्थापना 2007 में की थी, जिसके माध्यम से 5000 से अधिक छात्रों को उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। उनकी विशेषता यह है कि वे स्टूडेंट की करियर से संबंधित आकांक्षाओं और जरूरत को ध्यान में रखकर उचित गाइडेंस देते हैं। उनके काम को प्रशंसा स्वरूप एजुको ने मोस्ट प्रॉमिसिंग एजेंट ऑफ द ईयर 2016 के अवार्ड से नवाजा था। प्रशांत जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा द विजनरीज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रशांत जी ने खुद हिंदी मीडियम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के प्रसिद्ध SGSITS कॉलेज इंदौर से पूरा किया है और आज वे छात्रों को विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से पढ़ने के सपने को पूरा करने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जागरूकता की कमी से भारत में कई प्रतिभाशाली छात्र
फॉरेन एजुकेशन को दूर की कौड़ी मानते हैं। इंग्लिश का नॉलेज, पैसे की कमी और एलिजिबिलिटी से संबंधित कई सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे प्रशांत जी से। साथ ही दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स के बीच अवेयरनेस फैल सके। तो दोस्तों, जैसे कि हर वेबकास्ट में एक एक्सपर्ट हमारे गेस्ट होते हैं, आज हमारे साथ हैं प्रशांत जी, ग्लोबलाइजर इंदौर से, जो कई सारे स्टूडेंट्स को अभी तक फॉरेन एजुकेशन दिलाने में हेल्प करवा चुके हैं। उनको गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको जानकारी देते हैं और जो संभव मदद होती है वो अपनी तरफ से देते हैं। तो आज ये बहुत अच्छा मौका है कि हम उनसे इस विषय में बातचीत करें और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में कई सवाल पहले भी मेरे से कर चुके हैं। तो आज की ये जो वेबकास्ट ये बहुत शानदार होने वाली है, बहुत काम की होने वाली है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका। Thank you, Saurabh ji. Thank you for having me. And first of all, congratulations to you and your hard work over the past years. जो आपने किया है, such a wonderful channel that you have. I think a lot of the students get the benefit, and I feel really wonderful when I see some of the students having common between both of us. So looking forward for this webinar, and congratulations for this initiative. थैंक यू सर। सर, मेरे को जितने ज़्यादातर लोगों ने इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे हैं उसका मैंने कुछ समरी बनाई है और उसमें कुछ सवाल निकल कर आए हैं, वही आज मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे पूरे चैनल पे ज़्यादातर मैं सभी वीडियोस मैंने हिंदी में बनाए हुए हैं, तो जो एक बाइट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है वो हिंदी भाषी है, जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब ऐसे में सर कई सारी बातें निकल कर आ रही है। जैसे पहली बात यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है फॉरेन एजुकेशन को लेकर। मतलब मैं एक बहुत बड़े तबके की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में एक सवाल ये निकल कर आता है कि भारतीय स्टूडेंट्स को फॉरेन से एजुकेशन प्रोग्राम करने के बारे में सोचना क्यों चाहिए? जी, आई थिंक बहुत सारे रीजन हैं। जब मैं स्टडी अब्रॉड को 12-13 साल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टडी अब्रॉड के एक नहीं बट कई सारे कारण, राइट। सबसे पहला, जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, जब हम बच्चों को यूएस में, कनाडा में, जर्मनी में, राइट, स्वीडन में, यूके में पढ़ते, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तो सबसे पहला जो कारण है वो है लेवल ऑफ एजुकेशन, राइट। सबसे पहला कारण, ऑफ कोर्स जॉब, ऑल दी अदर बेनिफिट्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग, बट सबसे इम्पोर्टेंट रीजन मुझे लगता है एक राइट ऑथेंटिक एजुकेशन सिस्टम का उनको हिस्सा बनना चाहिए, राइट। हम सबको ये पता है कि शायद आज 5 साल पहले जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम था इंडिया में, राइट, लेट्स से लोकल यूनिवर्सिटीज ऑफ सेंट्रल इंडिया, आज भी शायद वो वही करिकुलम फॉलो, राइट। तो जब आप वहां पे पढ़ते हैं और काम करते हैं, तो एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों की वैल्यू चेन में आप सबसे आगे होते हैं। और क्योंकि आप वैल्यू चेन में सबसे आगे होते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको एकेडमिकली भी मिलता है। आप ऑथेंटिक स्किल सेट डेवलप करते हैं, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वहां वही लोग प्रोफेसर्स हैं जो प्रोफेसर्स बनना चाहते थे। और हमको वी नो व्हाट इज द सीन इन इंडिया, राइट। एकेडमिक्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं है, तो शायद हमें वो प्रोफेसर्स मिलते हैं जो शायद कहीं नहीं कर पाए, तो वो प्रोफेसर्स बन गए। तो एक एकेडमिक इंस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे लगता था, जो मैं बच्चों को रिकॉल करता हूँ जो यहाँ कंप्यूटर साइंस समझ नहीं पाते थे या जिनको पसंद नहीं थी, वो वहां जाके कंप्यूटर साइंस और कोडिंग को अप्रिशिएट करने लगे। उनको लगा कि नहीं, इट इज नॉट अबाउट कोडिंग, इट इज अबाउट एप्रिशिएशन ऑफ एल्गोरिथम। तो जब वो वहां उन लोगों से पढ़ते हैं जिन्होंने सारा सिस्टम सेट किया है, जिन्होंने उस फील्ड को बनाया है, तो चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, किसी भी तरह के एजुकेशन में हम जाते हैं, तो पहला जो सबसे बड़ा कारण है जो बच्चों को स्टडी अब्रॉड जाना चाहिए, वो है फॉर द परस्यूट ऑफ राइट एजुकेशन, राइट, looking at the practical implementation and the latest research exposure, सबसे पहला। और फिर दूसरा, मुझे हमेशा लगता है कि स्टडी अब्रॉड को अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली देखूं, राइट, ये थोड़ा सा आइडियलिस्टिक भी लगता है कि ठीक है, इंडिया में भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें कोई गलत नहीं, राइट, बट एकदम से आईआईटीज और आईएम्स के बाद या एनआईटीज के बाद देखें तो एक लेवल ऑफ एजुकेशन का गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। वहां पे इवन इन मॉडरेट यूनिवर्सिटीज द लेवल ऑफ एजुकेशन इज फैंटास्टिक, राइट। अब जब हमने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझा, बट हम और बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे,
तो फिर जब बच्चा पढ़ लेता है और फिर जब उसको अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ ग्रेट करियर एंड लाइफ, तो हम चाहे क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, चाहे प्रोफेशनल करियर में जो उसको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं वहां पे। सो एक लोकल इंदौर या भोपाल का बच्चा जब अमेरिका से मास्टर्स करता है और फिर हम उसको सीधे गूगल में या फेसबुक में प्लेसमेंट होता हुआ देखते हैं, तो यहाँ पे वो चीज इम्पॉसिबल थी, राइट? क्योंकि उसने अपने लिए बेंचमार्क ऑलरेडी इंडिया में उसका इतना लो सेट हो गया था, तो वो शायद उस ग्लास सीलिंग को कभी तोड़ ही नहीं पाता। तो जब बच्चा वहां जाता है तो खासकर क्वालिटी ऑफ लाइफ, व्हेन इट कम्स टू अर्निंग पोटेंशियल, राइट, हम इन चीजों को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया से। और मैंने बच्चों को देखा 26, 27, 28 साल में अपनी ड्रीम कार्स बच्चे ले लेते हैं, दे दे बाय अ हाउस आल्सो। तो आई थिंक हम एज ए ग्लोबल सिटीजन होने के नाते सोचें, और ग्लोबल सिटीजन होने के नाते जो काम शायद टेक्नोलॉजी में आप बेंगलोर में करते हैं, आप अपने ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स चेंज करके वही काम कैलिफोर्निया और सिलिकॉन वैली में कीजिए, राइट? So we need to really have a free mind and a slightly courageous mind being in India, that study abroad from the perspective of great education, from the perspective of making great life and career. I think these are the some reasons, जो हमको दिखना चाहिए। और हम हिस्ट्री को देखें तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, ये वाकई में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कही जाती है। लोग वहां जाते हैं, मेरिटोक्रेसी है, राइट? यहाँ पे आप सिर्फ अपनी ब्रिलियंस से फाइट नहीं कर रहे होते, राइट? आपको एट द सेम टाइम चाहते हुए न चाहते हुए अन्य 100 लोगों से और फाइट कर रहे हैं। वो कास्ट हो सकता है, वो रिजर्वेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप बाहर जाते हैं तो वो प्योरली मेरिटोक्रेसी है। तो मेरिटोक्रेसी में आप सिर्फ इंडिविजुअली कितना अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने अराउंड जितनी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस तय है, राइट? तो आई थिंक plenty of reasons हैं for professional success, for a great life, and of course the best possible education। ये तीन चीजें मुझे लगता है which makes probably। अच्छा, दूसरी बात ये भी, कुछ बच्चे शायद बाहर सेटल नहीं होना चाहते, अंडरस्टैंडेबल, बट वो जब एक अच्छी एजुकेशन लेके इंडिया भी आते हैं, फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो भी उनका दिमाग उस हिसाब से खुलता है। दे अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड हाउ आई कैन स्टार्ट अ करियर इन इंडिया, रिज्यूम अ करियर इन इंडिया, और मे बी जॉइन फैमिली बिजनेस एंड स्केल अप टू अ न्यूअर लेवल्स। तो इन एनी सेंस आई थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे जो रिसर्च पॉसिबिलिटीज हैं, or everything is authentic and latest, and definitely overall career and life. So I am a big fan of study abroad pursuit, and everybody should experience, and because everybody can experience, there are a lot of resources these days which has made it possible. So I think sir, study abroad, I think हर बच्चे को कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार करना। एंड मुझे लगता है सर, आपने 2-3 बातें बहुत ही शानदार बोली हैं, और हम भी कई समय से ये मुद्दा उठाते चले आए हैं कि हमारे यहाँ अगर जॉब नहीं लग पा रही है किसी की, तो वो टीचर बन गया। ये एक बहुत गड़बड़ कल्चर हमारे इंडियन सोसाइटी में है, क्योंकि बस जॉब चाहिए उन्हें, काम वो जो कर रहे हैं वो उन्हें करना आता भी है, उनका पैशन है भी, ये मद्देनजर नहीं रखते हैं और वो जॉब कर लेते हैं टीचिंग की। और ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हम इंडिया में देखते हैं। और जब हम वर्ल्ड की कुछ अच्छी स्टैंडर्ड वाली यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, तो वहाँ आपको मोस्ट ऑफ द टीचर्स, या ऑलमोस्ट 100% भी आप कह सकते हैं कि टीचर्स वो होते हैं जो वाकई टीचर बनना चाहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही अपीलिंग है मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को। और दूसरा, अवेयरनेस वाली भी एक बात है। मुझे लगता है कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में फॉरेन एजुकेशन को लेकर। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें कुछ बात हो रही थी आईआईटी को लेकर, और लेकिन उसमें जो एक बात बोली थी वो बहुत अच्छी थी कि जब एजुकेशन की बात होती है तो आप नेशनल बाउंड्री में रह के उसको नहीं सोच सकते, क्योंकि एजुकेशन से जो भी फायदा होता है वो पूरी दुनिया को होता है। तो आप किसी भी कंट्री में जो बेस्ट प्लेसेस हैं वहां से एजुकेशन लें, और आप कहीं पर भी रह के काम करें, चाहे आप यूएसए में चाहे इंडिया में, आपका काम वर्ल्ड को मिलेगा ही मिलेगा। तो सर, एक चीज है जो बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं, और आप ही सही कैंडिडेट हैं जो इस बात का सही जवाब दे सकते हैं, कि आपको याद है कृष्णा का भी इंटरव्यू मैंने लिया था, आपकी स्टूडेंट भी रही है। तो लोगों का ये कहना है कि फॉरेन एजुकेशन तो सिर्फ अमीरों के लिए है, क्योंकि ये तो बहुत महंगा होता है, क्योंकि इंडियन करेंसी से जब हम
फॉरेन की कोई भी करेंसी पे जाते हैं तो थोड़ा हायर साइड में ही रहती है। जी। तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, तो इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आई थिंक इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक जो बहुत पुरानी बात है वो मैं सही मानता हूँ कि ग्रेट एजुकेशन कम्स एट प्राइस। ओके, तो पहला हम जैसे कहते हैं कि अच्छे टीचर, राइट, आपको कभी भी सस्ते नहीं मिले। अच्छे टीचर हमेशा दे डिमांड राइट कॉम्पनसेशन ऑफ देयर टैलेंट, राइट। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम इंडियन मतलब INR में अगर हम देखेंगे तो वो हमको हमेशा ही महंगा लगेगा, राइट। और हम इंडियन प्राइस स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो हमको हमेशा ही महंगा लगेगा, राइट। बट हमको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले पहला तो ठीक है, हमने मान लिया कि ठीक है आपका बेसिक बेंचमार्क आप सेट कर लीजिए कि अगर आपको कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं मिली तो 20-25 लाख रुपए मिनिमम आपको खर्च करना पड़ेगा किसी भी डिग्री के लिए। और वो रेंज होगा 70-80-90 लाख तक। MBA होगा तो वो 1-1.5 करोड़ भी जा सकता है, तो ये आप राइट। तब कह रहे हैं जब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो? एग्जैक्टली मान लीजिए बच्चा आता है, बोलता है सर मुझे अमेरिका से मास्टर्स करना है, राइट। तो हम ये कहते हैं कि यार मिनिमम बजट जो है वो 20-25 लाख रुपए आपका होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आप अफोर्ड उसको कैसे करेंगे, राइट। तो आजकल के सिनारियो में अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं, राइट, तो इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और अगर इन रिसोर्सेज का बच्चों को ढंग से पता हो तो वो शायद पेरेंट्स से इस बारे में बात ही ना करें कि कितना पैसा आप हमें दे पाएंगे। एक समय था सौरभ सर, 4-5 साल 6 साल पहले, जब मैं पेरेंट्स से पहले मिलता था तभी बच्चों को हम लोग एनरोल करते थे, क्योंकि पेरेंट्स को हम पूछते थे कि सर ये इतना पैसा लगने वाला है, अब आप मुझे अपनी फंडिंग मैकेनिज्म बताइए। अब हम पेरेंट्स से इस बारे में बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हमने बच्चे की प्रोफाइलिंग अच्छे से करी और उसने मेहनत करी तो सबसे पहला उसको स्कॉलरशिप की पूरी पॉसिबिलिटीज है, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें, राइट, तो वहां पे कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे हमने बार बार ट्राई करके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स में मदद करी और अगर वो 10-15 लाख का भी बजट लेके आए थे तो भी वो अपना पूरा मास्टर्स वहां से किया, ठीक है। दूसरा, इतने सारे स्टूडेंट्स अमेरिका में उनको टीचिंग असिस्टेंटशिप्स और रिसर्च असिस्टेंटशिप्स मिली, राइट। जो मतलब उन्होंने या तो फर्स्ट सेमेस्टर में उनको पूरा फीस वेव हो गया या फर्स्ट सेमेस्टर का फीस उन्होंने दिया, बाकी उनका पूरा लोन ही यूटिलाइज नहीं और पूरा फीस वेव हो गया। और दूसरा, आजकल जो स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस, उन सब के लिए अगर बच्चे प्रोडिजी फाइनेंस या लीप फाइनेंस या एम्पावर फाइनेंस जैसी वेबसाइट्स को देखेंगे तो उनको ये क्लियर हो जाएगा कि पूरी 100%, 80 to 100% फीस इन रिसोर्सेज के द्वारा हमको मिल सकती है। और ये रिसोर्सेज सिर्फ टॉप 10 के लिए नहीं है, ये टॉप 100, टॉप 150 यूनिवर्सिटीज के लिए आपको पैसा देने को तैयार है। तो कम से कम 100 बच्चे हम सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से भेजे, चाहे स्कॉलरशिप मिले या नहीं मिले, राइट। ऑफ कोर्स इंडिया में लोन पॉसिबिलिटीज आजकल कोलैटरल फ्री हो गई है, एटलीस्ट फॉर मास्टर्स स्टडीज, राइट। तो बच्चे को 40 लाख 50 लाख तक कोलैटरल फ्री HDFC, क्रेडिला हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यील्ड बैंक्स देने को तैयार है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि डेफिनेटली देयर इज सर्टेन कॉस्ट अटैच्ड टू स्टडी अब्रॉड, राइट। आप वहां रहते ही हैं तो एक महीने का खर्चा आपका 40-50 हजार रुपए होता है, राइट। वो बच्चे पार्ट टाइम जॉब से स्टार्ट करने लगते हैं, 2-3 महीने 4 महीने बाद पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है तो उनकी लिविंग निकलने लगती है। और डेफिनेटली जो कोलैटरल फ्री एजुकेशन लोन्स हैं जिसमें पेरेंट्स को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, राइट। और जो इंटरनेशनल फिनटेक एजुकेशन लोन कंपनी जैसे मैंने बताया प्रोडिजी और एम्पावर और लीप, इनकी वजह से बच्चों को अब सिर्फ ये सोचना है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, फाइनेंस हमको रोकेगा नहीं, राइट। तो हमको ये समझना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है, कुछ कुछ क्षेत्रों में अगर बच्चे की प्रोफाइल वाकई में एकेडमिकली काफी सुपीरियर है, फॉर एग्जांपल 85-90% वाला बच्चा है, तो कुछ डेस्टिनेशंस यूरोप में जैसे जर्मनी, राइट, वहाँ फीस नहीं होती है, स्टेट फंडेड स्कूल्स होते हैं। तो कुछ कुछ केसेस में हम बच्चों को यूएस के साथ जर्मनी भी अप्लाई कराते हैं, क्योंकि जर्मनी की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स काफी हाई होती हैं, बट एडमिशन हो गया तो फिर आपको कुछ भी फीस पे नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे फैक्टर्स हैं। बच्चा अगर अवेयर है कि नहीं यार मुझे कहीं ना कहीं से तो मेरा फंडिंग का मामला जम जाएगा,
तो हम उसको अश्योर कर सकते हैं कि आपको पैसे की चिंता अब नहीं करनी है। 5-6 साल पहले मामला पूरा अलग था। अंडर ग्रेड लेवल पे जो बच्चे यूजी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए कोलैटरल फ्री लोन्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, राइट? क्योंकि 4 साल का पीरियड होता है और बैंक इतना वेट नहीं करता है। इधर मास्टर्स में उनको पता, अच्छा आप खुद ही सोचिए, क्यों कोई बैंक एक बच्चे को अमेरिका में मास्टर्स करने के लिए 40 लाख बिना किसी सिक्योरिटी के दे देगा? क्योंकि बैंक देखता है कि वहां से डिफॉल्ट 99 बिल्कुल नहीं रहा, राइट? तो बच्चों को जॉब मिल जाती है और वो पे बैक करते हैं। एंड दैट इज व्हाई आने वाले समय में ये फैसिलिटीज बढ़ना ही है। तो बच्चे स्कॉलरशिप्स पे ट्रस्ट करें। बच्चे यूएस में जो एक रिसर्च कल्चर है मास्टर्स लेवल पे, जिसमें टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल जाती है, उस वजह से बच्चों को पूरा फीस माफ हो जाती है। बच्चे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और लास्टली दे कैन टेक हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों को बिना किसी गारंटी के लोन्स देने के लिए तैयार है। तो इन सारी चीजों को देखें तो स्टडी अब्रॉड मे बी कॉस्टली बट डेफिनेटली मैनेजेबल दैट वे। ओके सर, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। जैसे मुझे याद है सर, जब मैं शायद इंजीनियरिंग के बाद मैं तैयारी कर रहा था एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की, मतलब इंजीनियरिंग में मैं गया नहीं और मैं सिंपली बीएससी किया, उसके बाद एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उस दौरान जो सबसे बड़ा एग्जाम मेरे लिए था वो था एमपीएमसीए, क्योंकि अवेयरनेस की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आपको पता नहीं है कि भाई एमसीए आईआईटी से भी हो रहा है। तो उस समय वो एग्जाम ऑल इंडिया 6th रैंक क्रैक किया, लेकिन जब क्रैक कर लिया तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार मैंने सोचा ही नहीं, अगर मैं सोचता आईआईटी रुड़की का तो मेरा वो हो जाता। फिर जब मेरी सिस्टर का मैंने आईआईटी रुड़की तक पहुंचवा दिया उसको, तो मेरे को लगा कि यार आप फॉरेन से भी तो एजुकेशन कर सकते थे, आपने इतना ही क्यों सोचा? मतलब हमने जो सोचा ही नहीं वो तो हमें कभी मिल ही नहीं सकता। हमें पहले एक ड्रीम तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि जो सोचा वो मिला, आपको पहले वो वहां तक सोचना आप पड़ेगा, पहुंचे, बिल्कुल वहां सही तक पहुंचे आप। तो सबसे पहली दिक्कत है अवेयरनेस की। अब जो कई लोगों ने अब एक शीट बना ली है कि भाई ये तो बहुत महंगा है, तो उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया उस तरफ। आपने पता ही एग्जैक्टली। नहीं करा कि भाई स्कॉलरशिप, अब आपने इतने सारे ऑप्शंस दिए, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई होंगी, उन्हें लग रहा था कि डेफिनेटली करेंसी डिफरेंस है तो वो पैसा तो आपको ज्यादा दिखता है, कभी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक आप कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपको कितने सारे ऑप्शंस हैं जिससे कि आपको मदद मिल जाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको लोन मिल सकता है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, और आपने कई और भी नाम लिए, तो मुझे लगता है कि एक बार स्टूडेंट को सोचना जरूर चाहिए। अगर वो थोड़ा भी एम्बिशियस है, अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हो, और देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप एक 3 लाख की सैलरी वाले जॉब से स्टार्ट करते हैं और एक 30 लाख की सैलरी वाले जॉब से स्टार्ट करते हैं। लाइफस्टाइल में आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हो। तो और तभी आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पाते हो बड़ा, अगर आप दुनिया के लिए करना चाहते हो तो ये बहुत, मैं खासतौर पे सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से काफी फैसिनेट रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम मैंने वहां से सुने, चाहे वो गूगल के संस्थापक हों, या याहू वाले लोग हों, या फिर अपने सुंदर पिचई हों, विनोद खोसला हो, या सबीर भाटिया की बात कर ले जिन्होंने हॉटमेल बनाया। तो फॉरेन एजुकेशन में एक अट्रैक्शन तो है। तो अब आपने जो बता दिया कि भाई कॉस्ट भी इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके बारे में सोचना चाहिए। पर सर अभी भी एक तरह का डाउट और इसके बाद रह जाता है, जैसे आपने बोला जर्मनी है ना, इसके अलावा भी, और अब ज्यादातर कंट्रीज में तो इंग्लिश है। अब इंग्लिश कई लोगों की बहुत वीक है। अब वो लोग क्या सोच सकते हैं कि हम यूएसए में जाके पढ़ लें, या ऑस्ट्रेलिया में, या इंग्लैंड में जाके पढ़ लें। और फिर बात होती है जर्मनी की, तो हमें जर्मन लैंग्वेज तो और ही मुश्किल हो गई। अभी इंग्लिश तो थोड़ी बहुत फिर भी बन रही है, लेकिन सही जर्मन तो बात। बिल्कुल नहीं बन रही। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक आप ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। स्टडी अब्रॉड की जब बात करते हैं तो आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग, राइट? अगर हम मतलब ऑफ कोर्स जर्मनी को छोड़ दें या यूरोप को छोड़ दें, तो जो मेजर कंट्रीज है यूएसए और कनाडा, जो कि 60-70% ऑफ द क्राउड को ड्रॉ करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड, राइट? तो अगर उस कंट्री में सक्सेस पाना है तो आपको आपकी बेसिक इंग्लिश, मैं ये नहीं कहता कि यू शुड हैव इंग्लिश लाइक शशि थरूर, राइट? कि आपकी उस लेवल की वोकैबुलरी होना चाहिए, नहीं। आपका बेसिक कम्युनिकेशन, आपका पहले तो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो उसकी बेसिक स्किल्स है, राइट? जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं, बट वहां पे कम्युनिकेट करने के लिए, वहां पे अपने अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए
आपको एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश चारों विधाओं में, यानी रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, राइट। और इसीलिए उन कंट्रीज ने आपके लिए एक इंग्लिश का टेस्ट मैंडेटरी कर रखा है कि कोई बच्चा आ रहा है तो उसको टॉफल या आइल्स, ये दो में से कोई सा भी एक इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। इससे हम स्कॉलरशिप नहीं डिसाइड करेंगे, इससे हम एडमिशन भी डिसाइड नहीं करेंगे, इससे सिर्फ हम ये समझ जाएंगे कि बच्चा यहाँ आके सर्वाइव कर पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश बहुत डॉन्टिंग चीज है सर, राइट। अगर हम 6 महीना डेडिकेट हो गए, अगर मेरे एग्रीकल्चर के, मुझे याद है कुछ बच्चे याद आ रहे हैं आपके इस क्वेश्चन के बाद, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक थी और उन्होंने जैसे जीआरई फॉर एग्जांपल सिर्फ मैथ के भरोसे दिया, राइट। उनकी जो बेसिक इंग्लिश थी वो इतनी थी कि वो आईएलटीएस या टॉफल निकाल पाते, बट इतनी हैवी इंग्लिश नहीं थी कि वो पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वो जीआरई के पैसेजेस सॉल्व करें। उन्होंने जीआरई सिर्फ क्वांट के दम पे निकाल लिया। तो मुझे लगता है बच्चों को ये तो क्लियर करना होगा कि अगर हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमको 6 महीना अपने आप को रीडिंग राइटिंग में ट्रांसफॉर्म करना है। और आई डोंट इमेजिन जितने रिसोर्सेज आज अवेलेबल हैं, चाहे वो एप्स के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो पेड रिसोर्सेज हो, इंग्लिश मुझे लगता है आजकल आज आज के टाइम में सबसे अगर सरल कोई स्किल सेट डेवलप करना है तो वो इंग्लिश है। 6 महीने आपको डेडिकेशन और थोड़ा सा माहौल अपने आसपास चाहिए, राइट। मुझे लगता है कि रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग ये सब विधाओं में आप पारंगत हो सकते हैं। बट हाँ, अगर इंग्लिश नहीं है तो आप वो शायद आइल्स या टॉफल टेस्ट ही क्लियर ना कर पाए, राइट। और उसके बाद फिर एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए मैंने देखा है जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो 2 महीने का टाइम लेते हैं आइल्स और टॉफल की तैयारी करने में, कुछ को 3 भी लग जाता है। और मैं आपको ये बात बताऊं, कुछ कुछ बच्चों ने 3 3 4 4 5 5 बार अटेम्प्ट दी बट निकाली है एग्जाम, राइट। एंड एट द सेम टाइम मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लूं, विच यू नो आई डोंट वांट टू कोट मोस्ट ऑफन, बट मेरा खुद जो 12वीं है वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से। So till 12th, my medium was Hindi, right? So it is a point of, kind of matter for me कि नहीं, हर बच्चा के लिए इंग्लिश कभी भी किसी तरह का रोड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका इंग्लिश एटमॉस्फेयर नहीं रहा है तो आपको 4 महीने लगेगा, बट इंग्लिश की वजह से हम स्टडी अब्रॉड नहीं जा पाए, ये थोड़ा सा कॉमन सेंसिकली मुझे अपील नहीं करता है। ये हार का कारण नहीं हो सकता, इंग्लिश कभी हार का कारण नहीं हो सकती। आप 6 महीना अगर जितने भी रिसोर्सेस आप एक्सप्लोर करेंगे और अगर आप डेली मोटिवेटेड रहेंगे तो इंग्लिश में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ वो लेवल ऑफ सारी चीजें वही आपको कम्युनिकेट, इंटरव्यू, कल्चरल फिट आपका कैसा होगा, तो इंग्लिश जरूरी है। बट बहुत हाई फाई भी नहीं, बेसिक इंग्लिश भी अगर आप कम्युनिकेट कर लेते हैं दैट इज मोर देन। तो सीधा सा इसका एक पैरामीटर बना ही हुआ है कि ये टेस्ट है, जैसे आपने बताया टॉफल है, तो इन टेस्ट को अगर आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब इस बारे में बेकार की चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि वहां जाके हमारा क्या होगा। अरे जा ही नहीं पाओगे अगर तुम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और सर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, बच्चों को 2 डाउट होते हैं कि अरे तो हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी है या नहीं है, और दूसरा उनको लगता है कि यहाँ से जब अमेरिका में जाएंगे, कहीं यूके में जाएंगे, तो वहां का एजुकेशन सिस्टम बड़ा दूसरा होगा और एकेडमिक सिस्टम बड़ा टफ होगा, तो हम उसको अडाप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट, मैंने बच्चों को कभी अकेडमिकली यूएस में या कनाडा में या जर्मनी में फेल होते हुए नहीं देखा। रादर जो यहाँ बच्चों के 15-15 बैकलॉग्स थे, लेट मी टेल यू, उनको वहां दिखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने दिख रही है, अगर मैंने 1.5 साल मेहनत कर ली तो बच्चे 3.8 3.9 जीपीएस लेके आए आउट ऑफ 4। तो कभी भी ये दिमाग में न लाए कि इंग्लिश प्रॉब्लम बनेगा, और दूसरा ये दिमाग में तो लाना ही नहीं कि वहां जाके हम एकेडमिकली कोप अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दैट इज नेवर अ फैक्टर एट ऑल। ये तो बहुत आपने रिलैक्स कर दिया होगा बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि वो इस तरह की चिंता जरूर करते हैं। तो जैसे ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वहां पे इंग्लिश के लिए ये एग्जाम हो रहे हैं और ये बेसिक लेवल का एग्जाम है। अगर इसको कोई स्टूडेंट क्लियर कर पा रहा है दैट मीन्स कि वो वहां सर्वाइव कर सकता है, ये इसी तरीके से डिजाइंड है। तो क्या जो यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी की हमने बात करी, तो वहां पे जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ पेपर होते हैं? हाँ सर, एक्चुअली जब भी हम यूरोप कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं, स्वीडन हो गया या फिर जर्मनी हो गया, तो वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश टॉट कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आपको पढ़ने के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं है।
ये होगा कि अगर आपको जाने से पहले लैंग्वेज आती है, राइट, जैसे हम देखें जर्मन में A1 A2 B1 B2 C1 C2 लेवल्स होते हैं, तो अगर आपको B1 तक का लेवल पता है तो फिर आपके लिए अप्लाई करने के लिए कोर्सेज के नंबर्स बढ़ जाएंगे। अब आप इंग्लिश डॉट में तो अप्लाई कर सकते हैं, अब आप उन कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं जहां तक मिनिमम जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट B1 तक थी, राइट। बट लेटेस्ट से आपको जर्मन नहीं आती तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बट लेटर ऑन सर्वाइव करने के लिए उस कंट्री, लेटर ऑन जॉब्स के लिए वो बिना जर्मन या स्वीडिश लैंग्वेज के हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन होता है कि अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में सरवाइव करना है तो वहां की लैंग्वेज आना जरूरी है, पढ़ने के लिए नहीं बट एटलीस्ट लेटर ऑन जब आपकी पढ़ाई हो गई, क्योंकि आपका कोर्स इंग्लिश टॉट था तो आपने वो तो कर लिया, बट उसके बाद जब आप जॉब्स के लिए जाएंगे तो फिर बिना जर्मन और बिना स्वीडिश लैंग्वेज के कुछ भी नहीं होगा। शायद इसीलिए ज्यादा रुझान यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या मेरे ख्याल से जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं हाँ, उसकी तरफ ज्यादा रहता है इंडियंस का। डेफिनेटली ये एक कारण है, बट जैसे जर्मनी ऑटोमोबाइल के लिए हेवन है, राइट। यस। तो बच्चे जर्मन सीखते हैं और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो हैं वो बिल्कुल जर्मनी को ही पहला प्रेफरेंस देते हैं और हम भी एनकरेज करते हैं, बट फिर उस वहाँ के एकेडमिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है और बच्चे की प्रोफाइल देखना पड़ती है। ओके, और ग्रेट। अगर वो नहीं हो पाता तो हम बोलते हैं कि नहीं बेटा, फिर आप फोर्ड है, कैडिलैक है, यूएस भी कम नहीं है उस चीज में, तो ऑल्टरनेट्स आर ऑलवेज अवेलेबल। तो सर अब क्या है कि स्टूडेंट्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स माय सर जी को व्यू वॉच करते हैं वीडियोस को, उनमें कुछ लोग स्कूल में हैं, कुछ लोग अभी कॉलेज में हैं, कुछ लोग पीजी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी प्रोफेशनल हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ व्यूअर्स हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभी बच्चा स्कूल में है, 11th 12th में, और वो सोच रहा है कि हम 12th के बाद फॉरेन एजुकेशन करें, तो उसके पास क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं? आप कंट्री वाइज पूछ रहे हैं सर, कौन से कंट्रीज को चूज करना चाहिए? आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें। आई थिंक सबसे पहले सारी कंट्रीज जो हैं वो अच्छी हैं, और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर टॉप 4-5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड देन सिंगापुर, राइट। सिंगापुर में सिर्फ 3-4 ही अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहां हम एम कर सकते हैं, बट क्योंकि हर यूनिवर्स हर कंट्री में एक यूनिवर्सिटीज का एक लिमिटेड नंबर होता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में देयर आर मोर देन 2000 यूनिवर्सिटीज, राइट। सो बच्चों की एक्सेप्टेंस का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कनाडा में देयर आर 18-19 यूनिवर्सिटीज, राइट। तो सारी कंट्रीज अच्छी हैं, बट थोड़ा सा आई वुड नॉट कॉल इट एज माय बायस, राइट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पढ़ाई तो सब जगह अच्छी है, तो क्यों ना हम पैरामीटर बनाएं बाद की अपॉर्चुनिटीज को। क्योंकि जब बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न भी कमाल की जगह है, जब बच्चा लीड्स में जाता है यूके में तो वो भी एक कमाल की जगह है, राइट। और टोरंटो पढ़ता है तो भी बहुत अच्छी वो यूनिवर्सिटी है। तो मुझे लगता है बच्चों को पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल होके ये देखना चाहिए कि 4 साल बाद मैं अंडर ग्रेजुएशन करूंगा या 3 साल अंडर ग्रेजुएशन करूंगा तो उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं एमएस करूंगा तो उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, जिसे बहुत ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम आरओआई कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये फैक्टर बच्चों को देखना चाहिए, और इसको मैं थोड़ा सा कंपाइल करूं सारी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि हमारे बच्चे हर देश में पढ़ रहे हैं, राइट। सबके अपने अपने कारण रहे किस कंट्री में उनको क्यों जाना है, किसी का भाई था, किसी के रिलेटिव थे, राइट। अब कुछ बच्चे ने हमसे पूछा कि सर आप ही हमारे लिए सब कुछ सिलेक्ट करिए। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे यूएस जा पाए, क्योंकि यूएस का जो कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट है और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और जो एक इमिग्रेशन के प्रति खुला उनका रवैया है, राइट। हमको अभी ट्रम्प और ये सारी बातें जो पॉलिटिकल रिटोरिक है और कुछ नहीं, उनको उसको इग्नोर करना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैंने देखा है, मेरा बच्चा फूड साइंस में भी गया है अमेरिका तो उसको नौकरी मिली, राइट। साइकोलॉजी में भी गया है तो भी उसको नौकरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं यूएस कैन बी ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर यूएस नहीं देखते हैं तो आजकल बच्चे कहते हैं कि सर कनाडा में अभी पीआर बहुत इजी चल रहा है, परमानेंट रेसिडेंसी बहुत जल्दी मिल जा रही है, क्योंकि कंट्री को रिक्वायरमेंट है कि बाहर के लोग आके वहां के बसे। तो हम उसको भी डिसएग्री नहीं करते, हमने कहा कनाडा में भी आप जा सकते हैं, बट कनाडा के ये एकेडमिक लिमिटेशंस है, यूनिवर्सिटीज कम है, राइट। तो आपका एडमिशन चांसेस कितना है, बहुत सारी चीजें इवैल्यूएट करना पड़ती हैं। So US is the predominant force. It was and it is at this point of time also.
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस हैं। बट बच्चों को हमेशा किस कंट्री में जाना है और क्यों जाना है, तो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे आते हैं बड़े क्लियर होते हैं कि सर फैमिली बिजनेस है, 1 साल एमबीए करेंगे या मास्टर्स करेंगे, पढ़ के वापस आ जाएंगे। तो फिर हमको उस हिसाब से बताते हैं कि यूएस अब आपके लिए जरूरी नहीं है, अब आप यूके भी जा सकते हो, राइट, अब आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो। और बच्चा कहते हैं नहीं सर, हमको जाना है और मुझे तो लेट से टेक्नोलॉजी में टॉप कंपनी में काम करना है। तो फिर उसकी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी अमेरिका में सिलिकॉन वैली और ऐसी जगह पे निकल के आती है, तो फिर उसके लिए वो करियर प्लानिंग करना पड़ती है। तो हमारी, आप सही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा डिस्कशन बच्चों से यही होती है कि कौन सी कंट्री में जाएं और क्यों जाएं। तो आई थिंक बच्चों को पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करना पड़ेंगे। जॉब उनका ऑब्जेक्टिव है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना उनका ऑब्जेक्टिव है, पीआर उनका ऑब्जेक्टिव है, या फिर पढ़ के एक आधी साल का एक्सपोजर लेके वापस आना ऑब्जेक्टिव। इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है क्योंकि 12th के बाद उसके पास ऑप्शंस होगा कि वो साइंस में जाना चाहता है, टेक्निकल स्ट्रीम में जाना चाहता है, एग्जैक्टली, या बिजनेस या यस बिजनेस में जाना बिजनेस में चाहता जाना है। चाहता है। तो हर यूनिवर्सिटी का कुछ अपना एक फोटे है, वहाँ हम्म, किसी कुछ खास कारण से वहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे होंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से एक पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग का मैटर है कि आप उस स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को समझ के ही उसे सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। ये बहुत जेनरिक लेवल पे इसको क्लियर कट बोलना उतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन सर, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीसीए कर रहे हैं, और उन लोगों ने कहा कि क्या हम बीसीए करने के बाद कोई कोर्स करने के लिए जा सकते हैं फॉरेन एजुकेशन में, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीटेक ही एकमात्र तरीका है कि बीटेक के बाद आप एमएस कर सकते हो। तो क्या एमएस हम बीसीए के बाद कर सकते हैं? आई थिंक ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है सौरभ सर, क्योंकि मुझे लगता है कि इंजीनियर्स का थोड़ा सा लेवल ऑफ अवेयरनेस ठीक होता है, क्योंकि वो कम्युनिटी उनकी वैसी बनी हुई रहती है। बट जितनी ज्यादा जरूरत स्टडी अब्रॉड की इंजीनियर्स को है, उससे ज्यादा जरूरत बीएससी बीसीए स्टूडेंट्स को। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा बीसीए कर रहा है तो उसकी स्किल सेट जो है वो किसी कंप्यूटर साइंस बी वाले से कम हो। वो भी उतना ही कोडिंग कर लेगा, वो भी उतना ही सीख लेगा। तो मुझे लगता है बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी बायोटेक, सारे बच्चों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप भी उतने ही आसानी से स्टडी अब्रॉड कर सकते हैं जितना एक बी या बीटेक वाला बंदा कर सकता है। आपकी 3 साल की एजुकेशन भी अब रुकावट नहीं रही, क्योंकि जो भी मोस्ट ऑफ द यूएस यूनिवर्सिटीज है वो नैक ए एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स को, राइट, तो हमारी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो लगभग नैक ए प्लस है, राइट। तो सारे हमारे, मैं डीएवीवी का एग्जांपल लेता हूँ, इंदौर की जो डीएवीवी यूनिवर्सिटी है, या नरसिंह मुंजी के बच्चे हमारे पास आते हैं, वो सब प्रॉपरली उसी फैशन में एमएस करने गए जिस फैशन में एक बी बीटेक गया। तो बच्चों को बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बार बी वाले को जॉब थोड़ा सा मिल सकता है आसानी से, बीसीए बीएससी वालों के पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। तो अगर आप अपने 3 साल के बाद एमएस करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर के बाद से ही चालू कर दें। जो भी एंट्रेंस देना है, आइल्स, टॉफल या जीआरई या जो भी देना है वो दें। और अगर आप अपने आप को अवेयर करें तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुझे याद है सर, होलकर के हमारे कुछ बच्चे जो बीएससी बायोटेक कर रहे थे, वो ऐसे ही सेमिनार के बाद इंक्वायरी करने आए, तो उनको आधे लोगों ने कह दिया था कि तुम यूएस नहीं जा सकते, तुम्हारा 12+4 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन नहीं है, राइट। और फिर जब उन बच्चों को काउंसिल किया और जैसे ही उनका 3 साल का यहाँ अंडर ग्रेजुएशन खत्म हुआ, नेक्स्ट सितंबर दे वर आउट एंड दे एक्चुअली शॉक्ड एवरीबॉडी अराउंड देम, राइट। तो बीएससी और बीसीए वाले बच्चे, आप में भी उतना ही पोटेंशियल है, किसी तरह की आप में कोई कमी नहीं है। बी बी कंपेयर करें तो आप सबसे पहले यू डिजर्व मोर देन एनीबॉडी एल्स। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से जो हमारे एलुमनाई होता है उसके कारण होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में पहले से अवेयरनेस रही है। तो एक और फनल आप, बनी हुई है। यस बिल्कुल, आपको पता होता है कि आपका कोई सीनियर है जो फॉरेन एजुकेशन के लिए एमएस करने के लिए बाहर गया हुआ है। बीसीए में नॉर्मली लोगों को ऐसे लोग कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो अब ये चलन, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया होलकर का, तो अब वहाँ एक चलन बन गया होगा, वहाँ पे एक अवेयरनेस लेवल आ गया होगा, अब जो एग्जैक्टली। उसको पता है कि एक्चुअल में ये हो सकता है। तो ये आपने इतनी कमाल की बात बता दी है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, पर बहुत लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है कि बीसीए के बाद या बीएससी के बाद भी ये सारे ऑप्शंस आपके लिए उतने ही ओपन है जितने बीटेक के बाद ओपन है। तो एब्सोल्युटली। सभी लोगों के लिए जान के खुशी की बात है। और साथ में मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो एमबीए कर लेते हैं, एमसीए कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, जो पीजी कर चुके हैं हमारे यहाँ से, उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन रहते हैं? क्या
उनको भी एमएस करना चाहिए या कोई और उनके पास होता है ऑप्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सौरभ सर। आई थिंक कई बार कई सारे बच्चे जो हैं वो एमबीए एमसीए को एक टर्मिनल डिग्री मान के और सोचते हैं कि अब कैरियर का एकेडमिक्स पूरा हो गया और जो जॉब मिल गया उसमें चलने देते हैं, राइट। आई थिंक यहाँ पे आई कैन रिकॉल सो मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट जो एमबीए किए हुए थे और एमसीए किए हुए थे या फिर मास्टर्स इन मैथमेटिक्स या मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स किए हुए थे, राइट। हमको ध्यान रखना है कि वेस्टर्न सोसाइटी सबसे पहले पढ़ने के लिए कोई बैरियर नहीं लगाती कि आपने मास्टर्स कर लिया तो आप डबल मास्टर्स नहीं कर सकते, राइट। तो कई सारे बच्चे ऐसे थे जो एमबीए के बाद इंक्वायरी लेने आए, तो उनको बस ये समझाना पड़ा कि एमबीए कर चुके हो, अब एक सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्री आप कर लें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आप फाइनेंस वाले बंदे तो आप मास्टर्स इन फाइनेंस कर लें। मेरे बहुत सारे एमबीए वाले बच्चों ने मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स किया, सुपर स्पेशलाइजेशन, मास्टर्स इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किया, और वो वहाँ यूएस में गए और कनाडा में गए और उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिली, राइट। तो कई बार एमबीए और एमसीए करने के बाद भी इंडिया में शायद हम प्रोफेशनली उतने सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो खासकर अगर आप प्रोफेशनली सेटिस्फाइड नहीं है तो उन बच्चों के लिए खास मैसेज है कि प्लीज इमीडिएटली आप एक सुपर स्पेशलाइज्ड कोई डिग्री देख लें। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर एमसीए वाला बच्चा आराम से मास्टर्स इन डेटा साइंस के लिए जा सकता है, एमसीए वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस के लिए वापस मास्टर्स डिग्री भी कर सकता है, वो एमएससी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम कर सकता है, राइट। तो ये इतनी हॉट फील्ड्स हैं कि एमबीए और एमसीए वाले बच्चे धड़ल्ले से अमेरिका में जा रहे हैं इन डिग्रीज को परस्यू करने। तो डबल मास्टर्स में कोई बुराई नहीं है, अगर आप प्रोफेशनली सेटिस्फाइड नहीं है तो बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। ग्रेट न्यूज़। तो ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में अगर कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, उनका एकेडमिक वीक रह जाता है और वो उनको लगता है कि अब क्या, अब हमने तो पीजी भी कर लिया, अब क्या, अब जैसे आपने बोला टर्मिनल डिग्री इसको मान लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब तो पढ़ाई खत्म, अब तो जॉब ही करना है। लेकिन वो अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग बना सकते हैं इस तरीके से अगर वो फॉरेन एजुकेशन के बारे में सोचें। सर लेकिन ये जो एग्जाम पैटर्न होता है ये किस तरह का रहता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा दर्शकों को बता सकते हैं? आई थिंक इसको सिर्फ दो तरीके से हम देखें। जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, एक तो होती है जो कि आपके एप्टीट्यूड, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करेंगी, इंटेलेक्ट को चेक करेंगी। तो वो सारी एग्जाम जैसे अंडरग्रेड के बाद सैट या एसीटी होता है, या पीजी के लिए जाना है तो जीआरई या जीमैट होता है। तो ये जो एग्जाम्स हैं ये आपके एप्टीट्यूड को चेक करती है और इनका काफी हद तक इम्पोर्टेंस रहता है जहां तक एडमिशन का सवाल है, स्कॉलरशिप का सवाल है। मैं फिर से रिपीट करूं, अंडर ग्रेजुएशन के लिए बच्चों को सैट या एसीटी देना पड़ेगा, और पीजी के लिए अगर बच्चा मैनेजमेंट में जाना चाहे तो जीमैट देगा या फिर जीआरई देगा। इन सारी एग्जाम्स में ले दे के बाद गणित पे आती है और इंग्लिश पे आती है। तो इनके जो सेक्शंस होते हैं वो दो ही चीजों पे बेस्ड होते हैं, एक होता है मैथ और एक होता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में बच्चे की वोकैबुलरी, उसका रीडिंग पोटेंशियल चेक किया जाता है, राइट। और मैथ का सबसे बड़ा बच्चों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, इट इज जस्ट 10th लेवल मैथ। क्योंकि अगर बायोलॉजी में भी बच्चे को मास्टर्स इन बायोलॉजी करना है तो उसको भी जीआरई देना है, और अगर कंप्यूटर साइंस वाले को भी एमएससी कंप्यूटर साइंस देना है तो जीआरई करना है। तो कभी भी जीआरई का लेवल दे कांट, मैथ का लेवल दे कांट मेक इट क्रेजी कि वो बच्चा कर ही नहीं पाए। तो 10th लेवल का मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश अच्छा चैलेंजिंग होता है और उसकी वजह से शायद 3-4 महीने का टाइम बच्चों को लगता है वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने में। तो एग्जाम हमेशा मैथ और इंग्लिश के आसपास रहती है। और फिर जो दूसरी एग्जाम्स मैंने आपको पहले बताई थी वो थी प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन 4 चीजों से रिलेटेड सेक्शंस होते हैं और वो टॉफल और आइल्स में पूछे जाते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश जो स्पीकिंग एग्जाम है, लैंग्वेज एग्जाम्स है, ये उनके लिए एक मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है कि बच्चा इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, भूटान से आ रहा है, तो इन बच्चों को इंग्लिश टेस्ट। तो सबसे पहले बच्चा अपना जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जीआरई, जीमैट, सैट, एसीटी, वो देता है। फिर सेकंड स्टेज में बच्चा अपना आइल्स और टॉफल जो भी एग्जाम वो चुनना चाहता है वो देता है, और फिर थर्ड स्टेज में बच्चा अप्लाई कर रहा है ये दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद में, राइट। और कुछ कुछ कंट्रीज में जीआरई जीमैट की जरूरत नहीं, राइट। अगर कनाडा की बात करें तो जीआरई जीमैट की जरूरत नहीं है, सैट की जरूरत नहीं है। जर्मनी की बात करें तो जीआरई जीमैट की जरूरत नहीं होती है। तो वही कंट्री वाइज भी बच्चों को ये देखना पड़ेगा कि अगर ये कंट्री फाइनल करी है, राइट, तो उसमें कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लग रहे हैं।
तो ये जो जीआरई और जीमैट है, इनमें आप कह रहे हैं कि मैथ्स मेन चीज है, और मैथ्स भी हायर मैथ्स नहीं है ये, इसको नहीं, 10th लेवल। 10th लेवल मैथ्स है, जिसको दूसरे शब्दों में लोग लोअर मैथ्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने देखा है जैसे एमबीए के एग्जाम में, खासतौर पे कैट के एग्जाम में भी मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है। तो आप अगर दोनों को कंपेयर करें सिंपली, कि जीआरई जीमैट में जो मैथ्स का लेवल आता है और जो कैट के एंट्रेंस एग्जाम में जो मैथ्स का लेवल आता है, वो सेम है या नहीं सर, कम? 10 गुना इजी। आप ओह। कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब कैट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। तो हम्म। उस केस में तो उनको मैथमेटिक्स का लेवल वैसा ही रखना है, राइट? कि वाकई में अच्छा, यहाँ पे भी कैट में भी कितनी डाइवर्सिटी है, राइट? आज अगर सोशियोलॉजी में कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो IIM अहमदाबाद उससे एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मैथ में इसका कितना परसेंटाइल होगा, हम्म। राइट? तो हम्म। इसीलिए मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट मानी जाती है, बट सिर्फ वो 10th लेवल तक चेक होती है इन एग्जाम्स में, ताकि वो ये देखे कि बेसिक फंडामेंटल मैथ के कैसे हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं आपकी एनालिटिकल एबिलिटी से जुड़ा हुआ होता है, लॉजिकल राइट। एबिलिटी से जुड़ा हुआ होता है, बट वो कभी भी उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल हाई लेवल पे चेक नहीं करता। इसका मतलब ये मैनेजेबल चीज है, आप इन एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकते हो अगर ओ आप थोड़ी भी यस, प्रिपरेशन कर ओ रहे हो तो। यस, ओ तो यस। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। अब बात करते हैं सर लॉकडाउन की, क्योंकि अभी का जो माहौल चल रहा है उसमें आप कैसा फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट सोचता है, डेफिनेटली आज अगर वो सोचेगा तो आज के आज तो वो कहीं जा नहीं पाएगा, पहले उसको तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ टाइम पीरियड लगेगा। तो लेट्स से कि उसको 1 से 2 साल अभी हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, और आज लॉकडाउन वाली स्थिति से वो थोड़ा सा परेशान है कि मैं फॉरेन एजुकेशन करने जाऊं या ना जाऊं। इस पे आपका क्या कमेंट? आई थिंक सबसे पहले हमारी लाइफ 60-70 साल की होती है, राइट? अगर हम उसमें से 2 या 3 महीने माइनस कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, राइट? तो एक तो लॉकडाउन को जनरली हम थोड़ा फियर से रिलेट कर रहे हैं, हम होप से रिलेट कर रहे हैं। क्यों ना हम इस लॉकडाउन को क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस के साथ देखें। क्यूरियोसिटी ये कि क्या होगा, हम उस पर वॉचफुल रहें, और कॉन्फिडेंस ये कि जो भी होगा देखा जाएगा, उसको मैनेज करते। ये मेरा एक जनरल आउटलुक था लॉकडाउन को लेकर। बट खासकर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और स्टडी अब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो मुझे लगता है कुछ कुछ सेंसेस में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राइट? क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मोबिलिटी अभी बिल्कुल, इवन इंटरनल मोबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर बच्चे स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स अभी नहीं जाना है, जनवरी में भी देखना, क्योंकि एक जनवरी इनटेक होता है और एक अगस्त इनटेक होता है। तो वो तब जाए जब वो कंट्री भी एक डिसेंट शेप में हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेने के लिए, और एकेडमिकली भी आपको वो सर्व करने के लिए तैयार है। जैसे अभी हम बच्चों को मना कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप अभी रहने दीजिए, क्योंकि अभी सारी यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया था इस इनटेक के लिए, उन सब को अब ऑनलाइन क्लासेस ऑफर की जा रही है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी रोबस्ट है। तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप नहीं आ पा रहे तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी इंडियन स्टूडेंट शायद ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा उसके लिए, शायद वो एक वैल्यू फॉर मनी नहीं समझ में आता। तो हमें कहते हैं अभी आप रुकिए, जनवरी तक देखिए कि किस तरह से चीजें शेप अप हो रही है, और जनवरी में भी अगर ऑनलाइन कंटिन्यू रहता है तो फिर हम अगले फॉल में तैयारी करेंगे, अगले फॉल की तैयारी करेंगे। बट ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होंगी, राइट? थिंग्स आर गोइंग टू बाउंस बैक। बट जो ये पीरियड है जब यहाँ पे वैसे भी दुनिया में कुछ नहीं होगा 1-2 साल, तो क्यों ना आप इसको पढ़ाई का पीरियड लीजिए और उसमें अपनी स्किल सेट डेवलप कर लीजिए, ताकि जब आप निकले 2022 या 2023 में, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो रही है यूएस में, वो ये कहते हैं कि सर अब अगले 2-3 साल बच्चा पढ़ाई में इन्वेस्ट कर ले, तो फिर 2-3 साल में सारी चीजें इकोनॉमी वाइज परफेक्टली रिकवर हो जाएंगी, और शायद काफी अच्छे लेवल पे वो जाए इकोनॉमी, तो बच्चों के लिए जॉब्स ही जॉब्स हो। और आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी में कभी भी जॉब्स की कमी नहीं रहती, अगर मैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी देखूं। तो इन एनी केस, फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, गोइंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये सिर्फ एक डिले है 6 महीने का, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल का। मैं इससे ज्यादा बिल्कुल भी रिलेट नहीं करूंगा इस पेंडेमिक को, जहां तक स्टडी अब्रॉड का सवाल। लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज या फिर आपकी जो ग्रोथ प्लान है, वो 6 महीने डिले हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टडी अब्रॉड इज विल ऑलवेज
be the first choice to make better life at career. तो आप सिर्फ वेट करें कि कब चीजें ठीक हो जाती हैं, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वो आपको कब से एकेडमिकली सर्व करने के लिए तैयार है, और फिर आप अपने प्लान को कंटिन्यू करिए। ओके सर, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके इतने सारे जो एक्सपीरियंस हो गए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ, कौन सी आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी तो मैं जब से हमने इंस्टीट्यूट चालू किया था तो सबसे पहले ड्रीम था कि वी वांट टू सी आवर स्टूडेंट्स इन हार्वर्ड, राइट? ओके। So being the oldest university, and now we have like 2 to 3 students who are studying at Harvard and now वहाँ से निकल गए, research कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। तो I would always rate Harvard as my personal favorite, right? But then technology wise वो vary करता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में स्टैनफोर्ड को हार्वर्ड से ऊपर देखा जाएगा, यूसी बर्कले को भी हार्वर्ड से ऊपर देखा जाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो 20-25 यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो या यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो या फिर वो इंपीरियल कॉलेज हो या फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो या फिर वो हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, येल हो, आईवी लीग्स हो, ये सब कमाल के इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? और हमारा स्टडी अब्रॉड का हमेशा एम्बिशन यहाँ से चालू होना चाहिए, ताकि यहाँ नहीं तो एटलीस्ट 2 कदम नीचे तो हम पहुंच ही जाएंगे। So Harvard is my personal favorite sort of to be on that note. सर, आपने इतनी काम की जानकारी आज दर्शकों को दी है, बच्चे अब क्यूरियोसिटी लेवल उनका और बढ़ जाएगा, अब उनके दिमाग में और भी 100 तरह के सवाल आएंगे। अब अगर ऐसे में वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है उनके पास? I think it would be great to connect them at Globalizer's official Facebook page. They can personally follow me on Instagram, which I'm very active at, और YouTube जो चैनल है, of course हुमायूं सर जी के तो फैन हैं ही, वो तो फॉलो करते हैं, बट साथ में ग्लोबलाइजर्स का जो YouTube चैनल है उस पे भी बहुत सारे इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है सर, ये सभी के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, तो जो भी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं वो आपको फॉलो कर सकते हैं और आपसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। That would be great help. Yes. सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा से देखता आया हूँ, इवन आज की डेट तक भी अवेयरनेस का लेवल इतना कम है कि फॉरेन एजुकेशन को लेकर बहुत बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में है। तो वो अगर भ्रांतियां दूर होंगी तो डेफिनेटली बहुत सारा यूथ जो यहाँ बोलता है कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, अरे तुमको ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुमने ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं करे, अभी इतने सारे ऑप्शंस बैठे हुए हैं, तुमने ट्राई क्यों नहीं किया? तो इट इज बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये यूथ के लिए बहुत बड़ी हेल्प है। तो सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप आगे भी काम करते रहें और लोगों को इसी तरीके से गाइड करते रहें। मैं चाहूंगा कि आगे भी माय सर जी की इसी तरह से वेबकास्ट या किसी और माध्यम से हम लोग माय सर जी के दर्शकों को और कुछ जानकारियां दे सके जब भी उनको जरूरत है। Thank you so much, Saurabh ji. It was a wonderful initiative. Congratulations for you, and I highly appreciate your efforts, towards students likewise. And all the best to all the students. Be ambitious. That's the most important. Thank you for coming this show और सबको इतना सब गाइड करने के लिए। थैंक यू सर। Thank you. Stay safe, everyone. Thank you so much.